लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस शुरू किया था। ठीक है, म्यूचुअल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है कि नहीं। और मैंने आपसे बोला था कि एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जो सबसे लास्ट में मैंने पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि अगर एक सोलेनाइड के अंदर दूसरा सोलेनाइड हो ना, एक सोलेनाइड के अंदर दूसरा सोलेनाइड हो, ठीक, ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक, एक सोलेनाइड के अंदर दूसरा सोलेनाइड हो, और इसमें मैंने आपको बताया था दोनों में से एक में करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्सटर्नल वाले में करंट फ्लो हो रही है, रेड कलर वाले में ये करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये करंट जो है अगर वेरिएबल हो, कैसी हो, वेरिएबल हो, और वेरिएबल में मान लेते हैं इंक्रीजिंग टाइप की है, कैसी है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकती है, मान लेते हैं इंक्रीजिंग है। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि अगर किसी सोलेनाइड से करंट बहती है, इन दो में से जब म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो जिससे करंट फ्लो होगी उसको प्राइमरी कॉइल बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी। तो प्राइमरी कॉइल कौन सी है, रेड कलर वाली। अगर व्हाइट कलर वाले से करंट फ्लो होती तो व्हाइट कलर वाले को प्राइमरी और रेड कलर वाले को सेकेंडरी। तो जिससे करंट फ्लो होगी वो हमारी क्या होगी, प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो हो रही है। अब मैंने आपको बताया था फील्ड कौन बनाएगा, जिससे करंट फ्लो हो रही है, और फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, और फील्ड कैसी बनेगी, ऐसे करंट बह रही है तो फील्ड इस तरह से होगी। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड आपकी। अब आप देखिएगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट चेंज होगी तो सोलेनाइड के अंदर, किसी सोलेनाइड के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितने के बराबर होती है, म्यू नॉट एन आई के बराबर। ठीक है, तो अगर ये करंट चेंज होगी तो ये फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। और यही फील्ड किसके अंदर से पास हो रही है, व्हाइट कलर वाले सोलेनाइड से पास हो रही है। तो व्हाइट कलर वाले सोलेनाइड से जब ये फील्ड पास होगी तो जाहिर सी बात है ये फील्ड कैसी है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। अगर फील्ड वेरिएबल होगी तो क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी। क्या बनाएगी, फ्लक्स। फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो इसमें से क्या चीज चेंज हो रही है, बी चेंज हो रहा है। और बी किसकी वजह से चेंज हो रहा है, बाहर वाली कॉइल की वजह से। किसकी वजह से, बाहर वाली। तो यही बाहर वाली कॉइल की वजह से जो फील्ड हो रही है वो अंदर वाली कॉइल से पास हो रही है। और फील्ड चेंज होगी तो इसके अंदर क्या चेंज होगा, व्हाइट कलर वाले, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स किससे चेंज हो रहा है, सेकेंडरी से। फ्लक्स किससे चेंज हो रहा है, सेकेंडरी से। और करंट कौन सी चेंज करा रही है, प्राइमरी वाली। कौन सी, प्राइमरी वाली। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हो तो क्या आता है, इक्वल आता है। और एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहाँ पे क्या होता है, आई प्राइमरी। समझ आ रही ना बात। और जब सोलेनाइड के अंदर सोलेनाइड हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था, एम इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन प्राइमरी, कैपिटल एन सेकेंडरी, एरिया ऑफ सेकेंडरी, ये आया था। म्यू नॉट तो आप जानते ही हो, एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, किसका, प्राइमरी का, जिससे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और एनएस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। और एएस क्या है, इसकी मीनिंग मैंने आपको बताई थी। ये एरिया ऑफ सेकेंडरी एग्जैक्ट नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहते हैं, जैसे प्राइमरी वाली फील्ड पास हो रही है, प्राइमरी वाली जो फील्ड है ना, वो किससे पास हो रही है, जिससे फ्लक्स निकालना है, किससे निकालना है, सेकेंडरी से। तो सेकेंडरी से अगर फ्लक्स आपको निकालना है तो ये एरिया उसका है जो प्राइमरी का फ्लक्स, वो जो प्राइमरी की फील्ड लाइन सेकेंडरी से पास हो रही है उतना एरिया लेना है ना। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया था, इस वाले में तो आपको दिख रहा है सेकेंडरी का एरिया, चलो ले लिया। लेकिन अगर ये वाली बड़ी होती, व्हाइट कलर वाली कॉइल क्या होती, बड़ी होती, तो व्हाइट कलर वाली अगर कॉइल बड़ी होती, इस तरह से होती, व्हाइट कलर वाली कॉइल इस तरह से होती, इतनी साइज की होती। समझ आ रहे। और ये तो प्राइमरी होता जिससे करंट फ्लो हो रही। तो अब एरिया आपको किसका चाहिए था,
सेकेंडरी का। तो आप ये पूरा एरिया नहीं लेते, आप कितना एरिया लेंगे, जितना सेकेंडरी एरिया से क्या पास हो रहा है, फील्ड पास हो रही है, उतना एरिया चाहिए सेकेंडरी का। तो ये एरिया ऑफ सेकेंडरी नहीं है, एरिया ऑफ सेकेंडरी थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड इज पासेस। समझ आ रहे, उतना एरिया चाहिए होता है, समझ आ रही ना। सेकेंडरी का वो एरिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, पास कर रही है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। चलिए इसके ऊपर आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। ए सर्कुलर रिंग इज केप्ट, ये वाला क्वेश्चन। ए सर्कुलर रिंग इज केप्ट एट एक्सिस ऑफ सोलेनाइड 100 टर्न्स ना। एक सर्कुलर रिंग है जिसमें कितने टर्न है, 100 टर्न। द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, the number of turns per unit length of the solenoid is 500 turn per meter and radius 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जिसका दिया होता है, जनरली वो कौन सा होता है, प्राइमरी होता है। वो कौन सा होता है, प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी वाला दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है, 500 टर्न्स, 500 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी रेडियस कितना दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। कितना दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ रिंग इज 1 सेंटीमीटर। मतलब एक रिंग और इसके अंदर रखी हुई है, रिंग है वो क्या है, रिंग है जो कितने टर्न की है, कितने टर्न की है, 100 टर्न की। एक इसके अंदर क्या रखी हुई है, रिंग रखी हुई है, और इसकी रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N P N S एरिया सेकेंडरी। ये होता है म्यू नॉट कितने के बराबर होगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का जिससे करंट फ्लो हो रहा, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जिसका दिया हो उसी में से क्या मान लेते हैं हम, करंट फ्लो हो रही। तो ये क्या हो गया हमारा, प्राइमरी। तो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, 500 ना, 500। और नंबर ऑफ टर्न किसका चाहिए, सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी जो ये क्वाइल है इसके पास टर्न कितना है, 100। कितना है, 100। और एरिया, एरिया चाहिए, एरिया उतना चाहिए जिससे प्राइमरी का क्या पास हो रहा, फील्ड लाइन पास हो रही। तो कितने एरिया से पास होगी, इतने से ना, सेकेंडरी के, सेकेंडरी के। तो सेकेंडरी के इतना एरिया, तो कितना आ जाएगा, पाई, और रेडियस कितना, 0.01 का होल स्क्वायर। अगर यही रिंग बड़ी होती, ऐसे होती, तब आप जानते हैं एरिया कितना लेते आप, ये इतना ही लेते। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो ये एरिया ऑफ सेकेंडरी नहीं है एग्जैक्टली, एरिया ऑफ सेकेंडरी थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना, कर लीजिए इसको। मेरे पास एक वैरायटी के 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक मैं करा दे रहा हूं, दूसरा आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते जाइएगा ना। एक क्वेश्चन उसकी वैरायटी करा दूंगा और दूसरा वाला होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। देखो, एक मिनट, लिख चुके, क्वेश्चन लिख चुके है, बहुत हल्का क्वेश्चन, क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है। देखना सीखना म्यूचुअल का, ये वाला क्वेश्चन। ए लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ डायामीटर 0.1 मीटर हैज 2 into 10 to the power 4 turns at the center of solenoid a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed ना। तो एक बाहर वाली कॉइल है और उसके अंदर एक
ये हो गई एक्सटर्नल सोलेनाइड, ठीक है, ये बाहरी हो गई। इसकी डायामीटर कितना है? 0.1। अच्छा 0.1 डायामीटर है तो इसकी रेडियस कितना होगी? आधा कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 0.05, इतना हो जाएगी, 0.05 मीटर। अब इसके बाद कह रहा है इसके सेंटर पे एक सोलेनाइड है जिसके पास कितने टर्न है? 100 टर्न। तो इसके सेंटर पे एक सोलेनाइड और है, इसके कितने टर्न है? 100 टर्न। चलिए लगा दिया 100 टर्न की कॉइल, और इसकी रेडियस कितने के बराबर है? 0.01 is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces from कितना? 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर। कितने सेकंड में? 0.05 सेकंड में। द रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, आपसे कह रहा है द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इन दिस टाइम इज, ठीक है। तो एक चीज आप समझिए, चार्ज इंड्यूस इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपल सा फार्मूला, डेल फाई बाई क्या होता है? डेल फाई बाई आर होता है। अच्छा फाई क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में? एम आई डिवाइड बाई आर। ये कितना हो जाएगा? एम बाहर आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, डेल आई बाई कितना हो जाएगा? आर। सबसे पहले दो निपटा देते हैं। आर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 पाई स्क्वायर। और क्या बच रहा है? डेल्टा आई। डेल्टा आई करंट कहां से कहां चेंज हो रही? 4 से 0, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 0, चेंज इन करंट आ गया। अब बच क्या रहा है? एम। और एम का आते ही सबसे पहले उसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन कराया। एम इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, और फिर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, और एरिया सेकेंडरी का जिससे फील्ड पास होती है। म्यू नॉट कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा पर यूनिट लेंथ? कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 टू द पावर 4। और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न कितना हो जाएगा? 100। और एरिया किसका लेना है? सेकेंडरी वाले से चार्ज इंड्यूस होगा ना, तो चार्ज इंड्यूस किससे होने जा रहा है? येलो कलर वाले से। तो इसका एरिया कितने के बराबर होगा? पाई, और रेडियस कितना दी हुई है? 0.0। बस हो तो गया, पाई और कितना हो जाएगा? 0.01 का होल स्क्वायर। उठा करके यहाँ पे पुट कर देना, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगा चार्ज फ्लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भेजूंगा उसमें करंट पहले 5 एम्पियर एक डायरेक्शन में बहती है और 5 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में, तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा? कल कराया है 2 क्वेश्चन। अगर एक डायरेक्शन में 5 बहती है फिर चेंज होकर के अपोजिट डायरेक्शन में 5 बहती है, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10, और बाकी सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन नीट में अगर आते हैं तो इनको छांट करके आप रख लीजिए लास्ट में करने के लिए। इसके लिए लास्ट में, क्योंकि लास्ट में आपको टाइम मिल जाता है चेक करने का, तो आप उस टाइम इसको करें तो हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 32 माइक्रोकूलम। कितना आएगा? 32 माइक्रोकूलम, चेक कर लीजिएगा। इस चैप्टर का एक टॉपिक रह जाएगा ट्रांसफार्मर, वो एसी के साथ पढ़ा दूंगा। कुछ लोग एसी के साथ पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसी के साथ पढ़ा देते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ही है, यही टॉपिक है ट्रांसफार्मर, तो इसी के साथ पढ़ा देने में जल्दी हो जाता है और आपको फिर से म्यूचुअल एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। अगर टाइम मिलेगा तो कल ही पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज़्यादा उस पर कराना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 साल मेरे ख्याल से पिछले साल नहीं आया उससे क्वेश्चन, और उससे पहले भी नहीं आया, तो इस बार थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है। आया था ट्रांसफार्मर का, थोड़ा ध्यान से देखना, शायद नहीं है। आ रहा है 32 माइक्रोफेरेड है, 32 आएगा ना? ओए 32 माइक्रोफेरेड आ रहा है।
है 32 आया है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे क्वेश्चन कराना ज्यादा जरूरी है, वो हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओए हो गया कि नहीं? हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, ये वाला देखिए। देयर आर टू कोएक्सियल सोलेनाइड्स, दो कोएक्सियल सोलेनाइड्स है, एक हो गया और ये दूसरा हो गया सोलेनाइड। दो सोलेनाइड हो गए। एक मिनट, देयर आर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनाइड्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी है? सेम है। द इनर एंड आउटर कॉइल्स हैव रेडियस R1 एंड R2, R1 एंड R2। देखो ध्यान से सुनना, इनर की रेडियस क्या है? इनर वाले की, अंदर वाले की क्या है? R1 है, और बाहर वाले की क्या है? R2 है। बाहर वाले की R2 है। अब आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अंदर वाले का जो है, अंदर वाले का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है? N1 है, और बाहर वाले का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है? N2 है। लिख लिया। अब इसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल इज। अब ध्यान से सुनना, म्यूचुअल इंडक्टेंस से सेल्फ इंडक्टेंस आपको पढ़ा चुका हूं मैं, सोलेनाइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैंने ये मान के चल रहा हूं मैं कि करंट जो है वो बाहर वाली कॉइल में फ्लो हो रही है। किसमें फ्लो हो रही है? बाहर वाली कॉइल में। अगर बाहर वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रही है ना, तो बाहर वाली कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये जो फार्मूला होगा वो कितने के बराबर? म्यू नॉट एन। एन कौन सा? प्राइमरी। प्राइमरी किसे कहते हैं? जिससे क्या पास हो। और एक चीज, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बाहर वाले से करंट मैं क्यों ले रहा हूं। यहां पे लास्ट में लाइन में लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस किसका चाहिए? इनर कॉइल। तो म्यूचुअल में भी क्या होना चाहिए? फ्लक्स किससे चेंज होना चाहिए? इनर से ही। फील्ड कौन बनाएगा? बाहर वाला। तो बाहर वाले में करंट माना, तो यहां पे फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसका चाहिए होता है? प्राइमरी। और प्राइमरी किसे कहते हैं? जिसमें करंट बह रही हो। तो ये N2 क्या हो जाएगा? प्राइमरी ना। और नंबर ऑफ टर्न्स किसका चाहिए होता है? सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स, इसका, इस वाले का सेकेंडरी का क्या हो जाएगा? सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स अगर लिखना होगा, अगर इसको नंबरिंग 1 दी है तो ये क्या होगा? N1। समझ आ रही ना? तो ये क्या हो जाएगा? N1। और एरिया किसका चाहिए होता है? जिससे फील्ड पास हो, तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया A1। यहां तक क्लियर है ना? अरे इस छोटे वाला का ही तो एरिया लेंगे। अब डिवाइड बाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी फार्मूला यही होता है। उसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही, वो सॉरी, सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला जो होता है लगभग ऐसा ही होता है। और ये जो अंदर वाला सोलेनाइड है ना, सिर्फ एक ही के लिए होता है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1, और क्या हो जाएगा? N1, और क्या हो जाएगा? A1। समझ आ रही ना? ये पढ़ा चुका हूं सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या था? बताया भी था, मुन्ना करके, है कि नहीं? ये इस तरह से। समझ आ रही ना? तो यहां से क्या क्या कट रहा है? हैं? कितना आ जाएगा? बस आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला एक ही जैसा होता है। बस इसमें क्या आ जाता है यहाँ पे? N सेकेंडरी और A सेकेंडरी ना।
और एरिया सेकेंडरी का मतलब वो सेकेंडरी का एरिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही। और बाकी इसमें क्या होता है, एक ही कॉइल होती है, तो इसमें सेकेंडरी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इनर के लिए पूछा था, तो इनर के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का सीधा सा फार्मूला हो जाएगा। ठीक, जो कटा काट दिया, जो बचा वो रेशियो हो गया। इसके ऊपर ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे। टू कॉइल P एंड Q आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस ना। दो कॉइल है P और Q, और दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए। व्हेन ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू P, ध्यान से सुनना, दो कॉइल है आपके पास, एक P है और दूसरा कौन है, Q है। तो इसका नाम रख लेते हैं, ये P है और ये Q है। अब कह रहा है व्हेन ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू P, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 10 की पावर -3 वेबर passes through Q. No current is passed through Q. When no current passes through P and a current of 2 ampere passes through Q, the flux through P is. ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है पहली कॉइल में आप क्या करते हैं, व्हेन ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू कॉइल P, इस कॉइल P से कितना करंट मान लेते हैं, बहा देते हैं, कितना करंट, 3 एम्पियर। कितना करंट, 3 एम्पियर। ये वाली लाइन डॉटेड कर देते हैं, पिछला हिस्सा, ठीक है। अगर इससे 3 एम्पियर करंट बहती है तो कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स 10 की पावर -3 पासेस थ्रू Q। तो जाहिर सी बात है, जब इससे करंट 3 एम्पियर बहेगी ना, तो एक चीज आप समझिए, ऐसे है ना करंट, समझ आ रही ना बात। तो करंट ऐसे है तो फील्ड किधर होगी, इस तरह से पास होगी, इसकी फील्ड इस तरह से जाएगी ना, इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो जब इधर की तरफ ऐसे फील्ड जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फील्ड इसके अंदर क्या बनाएगी, क्यू के अंदर, क्यू के अंदर क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी। उस फ्लक्स की वैल्यू कितना है, 10 की पावर -3 वेबर है। समझ आ रही ना बात। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर मैं किसमें करंट बहाता हूं, व्हेन नो करंट, उसके बाद क्या लिखा हो, एंड ए करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू क्यू। अगर मैं क्यू के थ्रू करंट कितना फ्लो कराता हूं, 2 एम्पियर। अगर करंट के इसके थ्रू 2 एम्पियर फ्लो कराता हूं, तो आप ये बताइए फ्लक्स P में कितना होगा ना, फ्लक्स P में। तो इसमें 3 एम्पियर बहने पे इससे फ्लक्स कितना है, 10 की पावर -3। तो इससे 2 एम्पियर बहने पे इसके थ्रू, P के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो एक चीज मैंने म्यूचुअल में बताया, ये म्यूचुअल का है ना, एक की फील्ड जा करके किसमें फ्लक्स बना रही है, दूसरे में, तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल। तो जिससे करंट बहती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अब प्राइमरी अच्छी बात है, P दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। तो एक चीज आप समझिए, P के थ्रू क्या देखोगे आप, फ्लक्स, और वो फ्लक्स किसके थ्रू देखोगे, क्यू। अरे यार, फ्लक्स किसके थ्रू देखोगे, क्यू। और किसकी करंट की वजह से है बताइए, किसकी करंट की वजह से, P। करंट किसकी, P की। एक ये हो गया, समझ आ रही ना। और दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, फ्लक्स किसके थ्रू देखोगे, P के थ्रू, और करंट किसकी होगी, Q की होगी। करंट किसकी होगी, Q की। इसका रेशियो कर दो, रेशियो करोगे mm क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, mm क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं ये बात एक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा आपको कि अगर करंट इसमें फ्लो होती है, करंट किसमें फ्लो होती है, इसमें, तो फ्लक्स इसमें बनेगा, और करंट इसमें फ्लो होगी तो फ्लक्स इसमें बनेगा। दोनों केसेस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, सेम होता है। समझ आ रही ना बात। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं, सेम है, क्लियर रहेगा। तो यहां से mm क्या हो जाएगा, म्यूचुअल कैंसिल। अब देखिए फ्लक्स यहां पे दिया हुआ है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स Q के थ्रू कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -3, बराबर होगा IP, कितना करंट P में बहाई थी, 3 एम्पियर ना, और QP पूछ रहा है, और करंट कितना बहाई है,
2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 एम्पियर रख दो, सॉल्व कर लो, क्यूपी आ जाएगा ना, एकदम सिंपल सा। देखो कितना आता है, फर्स्ट वाला आएगा। सही है, लिख चुके ना, हो गया। इसको देखिए, ए स्क्वायर लूप, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर लूप ऑफ वायर साइड एल ना इज प्लेस्ड इनसाइड ए लार्ज, ये साइड एल कैपिटल एल है, इज प्लेस्ड नहीं स्मॉल, स्मॉल है ना, स्मॉल एल, ए स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर साइड स्मॉल एल इज प्लेस्ड इनसाइड ए लार्ज लूप ऑफ वायर लेंथ कैपिटल एल, और कैपिटल एल की लेंथ बहुत ज्यादा है, बोथ लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड, ठीक है, और स्क्वायर लूप है दोनों, ये बढ़िया से समझिएगा, इस चीज को मैं पढ़ा चुका हूं, ये स्क्वायर लूप है और इसकी साइड कितने के बराबर है, एल और एल के बराबर है, और इसके अंदर एक छोटा सा लूप है जिसकी लेंथ कितने के बराबर है, वो साइड कितने के बराबर है, एल के, स्मॉल एल के। अब कह रहा है बोथ लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स आर कोइंसाइड, तो दोनों का सेंटर सेम है, चलो हो गया, दोनों का सेंटर सेम है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। तो एक चीज आप देखिएगा, फ्लक्स, ध्यान से सुनना, फ्लक्स मान लेते हैं ये दो कॉइल है, एक में से किसी में से करंट मानना पड़ेगा, समझ आ रही ना, तो उसमें मैं मान लेता हूं इससे करंट फ्लो हो रही है, समझ आ रहे, तो एक से करंट फ्लो हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। अच्छा, जिससे करंट फ्लो होती है उस करंट किस में फ्लो होती है, प्राइमरी में, उसकी वजह से फ्लक्स होता है किसमें, सेकेंडरी में ना, तो सेकेंडरी कॉइल कौन है, जिससे फ्लक्स, और प्राइमरी कौन है, जिससे करंट बह रही। यहां तक हो गया। आपसे क्या पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब अगर आपको याद हो, जिनको जिनको ये बातें मेरी याद है, इस लूप की वजह से, इस छोटे साइज का अगर अंदर लूप रखा हुआ है तो इसके अंदर फ्लक्स, यहीं से मैंने क्लास शुरू की थी, पहले लेक्चर में पढ़ाया था, समझ आ रही ना बात। और अगर नहीं याद है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है ना। कॉस थीटा इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस वायर की वजह से फील्ड किधर बनेगी, अंदर। अगर फील्ड अंदर बनेगी तो मैंने आपको बताया, अगर लूप से फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो उस वक्त कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए यहां पे कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, बी ए, और यहां पे क्या हो गया, एम, और यहां पे आई क्या हो गया, प्राइमरी। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा बताइएगा। अब फ्लक्स सेकेंडरी है, फ्लक्स किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है ना। यहां पे लड़का, कल भी मैंने बताया था इस चीज को नोटिस करके, और फिर आज बता रहा हूं, इसमें जो फील्ड होती है ना, वो फील्ड किसकी वजह से होती है, प्राइमरी की वजह से। फील्ड कौन बनाता है भैया, ये फ्लक्स किसकी वजह से है, इसमें फ्लक्स इसकी फील्ड की वजह से ना। तो यहां पे फील्ड किसकी होगी, प्राइमरी की, और एरिया वो जिससे फील्ड पास हो रही है, तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो अब देखिएगा, फील्ड प्राइमरी की वजह से, आपको अगर याद हो किसी स्क्वायर लूप की वजह से, इसके सेंटर पे फील्ड का फार्मूला होता है 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल होता है, ये पढ़ा है। अब आप यहां पे लिख सकते हो 2√2 और कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई कौन सी होगी, प्राइमरी वाली, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पाई, और ये एल कौन सा होगा, किसकी साइड होगी, प्राइमरी की साइड कितने के बराबर है, कैपिटल एल के बराबर है। यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, स्मॉल एल ले लोगे तो ऑप्शन उसका भी हो सकता है, समझ आ रही ना बात। तो इसमें धोखा हो सकता है, एम इंटू क्या हो जाएगा, आईपी। हाँ, एरिया छूट रहा है, एरिया क्या होगा सेकेंडरी का, एल स्क्वायर। तो अब आप देखिएगा, म्यूचुअल आईपी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइड बाई
कैपिटल एल, कौन सा हो जाएगा? C1। समझ आ रही ना? अब देखिए इसका अल्टरनेट भी दिया हुआ था, अगर जरा सा भी गलती करोगे तो चला जाएगा आंसर। समझ आ रही ना बात? यहाँ पे साइड, ये जो फील्ड है किसकी वजह से? प्राइमरी की वजह से, तो यहाँ पे साइड लेंथ जो होगी वो किसकी होगी? प्राइमरी की होगी। ठीक है, लिख चुके हैं आप? ठीक है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, वैसे कोई बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं जो बात बताया था। इसको इरेज करें हम, ठीक है? देखिएगा, अगर मान लेते हैं आपके पास इस तरह से दो कॉइल है, चलो अगर आपके पास एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है ना, और दोनों कोएक्सियल है, ठीक, कोएक्सियल कॉइल है, इससे मान लेते हैं करंट बह रही है। अच्छा, जिससे करंट बहती है उसको क्या बोलते हैं? आई प्राइमरी ना। तो अगर इसके अंदर करंट बहेगी और करंट अगर चेंज हो रही है तो इसके अंदर इसकी फील्ड पास होगी। ऐसे करंट बह रही है ना, तो फील्ड किधर की तरफ होगी? इसकी ऐसे होगी, इस तरफ ना। अगर फील्ड ऐसे पास होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके करंट की वजह से ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास होगी तो क्या बनाएगी? फ्लक्स बनाएगी। क्या बनाएगी? फ्लक्स बनाएगी। और इस वाले, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका पढ़ा है? जब एक सोलेनाइड के अंदर क्या हो, दूसरा सोलेनाइड, तो ये होता है म्यू नॉट एन प्राइमरी एन सेकेंडरी, और क्या होता है? ए सेकेंडरी। ये होता है फार्मूला। ये कब है? सोलेनाइड। इसके लिए नहीं सेट होगा वो फार्मूला। समझ आ रही ना? अगर इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछता है, वैसे पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आखिरी चीज है तो कम से कम वो भी देखा रहे। समझ आ रही ना? तो अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है, फ्लक्स किसके थ्रू होगा? फ्लक्स किसके थ्रू होगा? सेकेंडरी। और करंट किसकी होगी? प्राइमरी की। ये होगा। अब मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस जानना है, इस केस में कितना होगा। समझ आ रही ना बात? तो अब देखिएगा, मुझे एक चीज पता है, यहां पे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? थोड़ा सा बताइएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, अगर आपको याद हो, अगर किसी कॉइल से करंट फ्लो होती है तो वो डाइपोल बनाता है। क्या बनाता है? डाइपोल। और अगर ये डाइपोल बनाता है इस तरह से, एक नॉर्थ और एक साउथ का, तो ये वाला पॉइंट कैसा है? हैं? ये वाला पॉइंट कैसा है? वैसे बेसिकली ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। नॉर्थ साउथ बनाएगा तो ये पॉइंट एक्सियल नहीं है, और एक्सियल पॉइंट पे फील्ड किधर होती है? ऐसे होती है। और एरिया कैसा है? परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आई पी। अच्छा, ये फील्ड किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? प्राइमरी की। मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? प्राइमरी की। और एरिया किसका होगा? सेकेंडरी का। समझ पा रहे हो ना? अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अगर आपको याद हो, किसी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे मैं पढ़ा चुका हूं। एक्सियल पॉइंट पे कितनी दूरी पे, मान लेते हैं ये दूरी कितना है? x है, और इसकी रेडियस कितना है? कैपिटल R है। तो मैंने ये चीज पढ़ाई थी, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कितना होता है? 2i, और कितना होता है? 2i, और एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान से सुन लीजिए, प्रोसेस कम से कम पता रहे आपको। यहां से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितने के बराबर हो जाएगा? बी म्यू नॉट अपॉन 2, और कितना हो जाएगा? आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा?
3/2। अगर मान लेते हैं ये जो केस हम पढ़ रहे हैं ना, इस केस में x जो है वो मच ग्रेटर देन क्या है, r है। अगर ऐसा होता है तो x मच ग्रेटर देन r होने की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2i r स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर x बहुत बड़ा है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो कितना बचेगा, x की पावर 3, इतना हो जाएगा। अब आप यहां पे रख सकते हो फील्ड की जगह पे, फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा ये आई और आर किसका होगा बताइए, आई प्राइमरी और रेडियस किसकी होगी, प्राइमरी की, वो कैपिटल आर ले लेते हैं और इसकी रेडियस कितना ले लेते हैं, स्मॉल आर। कोई दिक्कत। अब यहां तक हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2x³। अच्छा एरिया सेकेंडरी का कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा, m और क्या, आई प्राइमरी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2x। बस आंसर हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। समझ आ रही, ये किसके लिए आ गया, जब दो क्वाइल कैसे रखी हूं, कोएक्सियली रखी हूं। और एक मिनट, आखिरी बात सुनिएगा इससे रिलेटेड, अगर करंट इसमें I2 बहती, इसमें क्या बहती, इसमें कोई और करंट, मान लेते हैं इसमें करंट बहती और इसमें क्या होता, फ्लक्स बनाता, क्या बनाता, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर निकालते, फिर यही आता, क्या आता, सेम आता। तो मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि करंट इसमें बह रही है या इसमें बह रही है। समझ आ रहे, इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेम होता है। नहीं समझ आई क्या बात, क्लियर रहेगी ना। एक इसको वर्ड बोला जाता है रेसिप्रोसिटी ना, मतलब चाहे आप इसमें करंट बहा करके म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए और चाहे इसमें करंट बहा करके म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए, दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा, और उसका फार्मूला ये होगा। लिख चुके हैं आप, तो म्यूचुअल और उस पे सेल्फ पे काफी क्वेश्चन, कल तो सेल्फ पे काफी क्वेश्चन कराए थे, पूरी क्लास सेल्फ ही पढ़ाया था, ठीक है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं क्या कहते हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। क्या चीज, मोशनल ईएमएफ। हो गया, ठीक। इसके कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा। क्या कहते हैं, रीजन क्या है, इसका फार्मूला फील आ जाए, और दूसरा रीजन ये है क्या कहते हैं, फार्मूले के साथ साथ एक वेक्टर पे क्वेश्चन बनता है इसी के ऊपर, मोशनल ईएमएफ के ऊपर, वो भी हमसे अच्छे से हो जाए ना। तो इसलिए पूरा थोड़ा सा मतलब पढ़ाऊंगा मैं, अदरवाइज डायरेक्ट पढ़ा देता। मोशनल ईएमएफ ना, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, इसको हॉल्स इफेक्ट भी बोलते हैं, हॉल्स इफेक्ट भी बोलते हैं ना, हॉल्स इफेक्ट। ये देखिए इसमें और मोशनल ईएमएफ में क्या होता है, इससे पहले तक, अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि अगर कोई क्लोज लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, क्लोज लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, अगर इन तीनों में से फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ध्यान से सुनिएगा,
अगर कोई क्लोज लूप किसके अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ना, अगर बी एरिया और कॉस थीटा मतलब एंगल थीटा में से, इन तीनों में से कोई चीज चेंज होती है तो क्या बनता है, फ्लक्स चेंज होता है। अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ बनता है। क्या बनता है, ईएमएफ बनता है। और अगर ईएमएफ बनता है तो अगर ये मेटल की है तो इसमें क्या बहेगी, करंट बहेगी। तो अभी हम समझते हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, लूप का है। किसका है, लूप का। अगर ये लूप ऐसे ओपन हो जाए, क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो अगर इसमें से तीनों में से कोई चीज चेंज होता है तो तीनों में से कोई चीज चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज की वजह से क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ के बाद फिर अगर ये ओपन है तो करंट नहीं बह सकती, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट नहीं बहती। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट किसका है, जब तक लूप कंप्लीट नहीं है इसमें करंट बह सकती है, नहीं बह सकती, करंट नहीं बह। करंट बहने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज लूप। तो बेसिकली इससे पहले हम सारे लॉज, फैराडेज का लॉ या लेंज लॉ जो पढ़े हैं वो बेसिकली किसके लिए था, लूप के लिए था। किसके लिए था, लूप के लिए। तो फिर आता है दौर किसका, हॉल्स का। हॉल्स बोलते हैं ना, ये लूप की कहानी नहीं है, ये जो ईएमएफ बनता है ना, फ्लक्स के चेंज से क्या बनता है, ईएमएफ। ये जो ईएमएफ बनता है ना, ये लूप की कहानी से नहीं बल्कि किसी चीज के मैग्नेटिक फील्ड में चलने से बनता है। किससे बनता है, चलने से। जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी रॉड को, मेटेलिक रॉड को ऐसे चला देते हैं, इस तरह से रखी हुई है, इस रॉड को अगर खाली ऐसे मूव करा देते हैं ना तो ये बैटरी का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है, बैटरी का। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मान लेते हैं ये रॉड जो है, इस रॉड के अलावा इसको ऐसे कर देते हैं, इस तरह से। समझ आ रही ना बात, ये क्या था। अब इसमें से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये ऐसे बड़ा है, ये ऐसे बड़ा है, और ये वाली चीज मूव कर सकती है, बाकी ये वाला पार्ट कैसा है, फिक्स्ड है। ये वाला पार्ट कैसा है, फिक्स्ड है। फील करिएगा, अगर ये मूव कर सकता है, क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो इन्होंने बताया इस रॉड के मूवमेंट की वजह से ईएमएफ है। किसकी वजह से है, ये जो मूवेबल है ना, ये मूवेबल जो रॉड है ना, इस मूवेबल रॉड की वजह से ईएमएफ है। किसने बताया, हॉल्स ने बताया। अदरवाइज हम इससे पहले इसी कहानी को हम समझते थे, और कैसे समझते थे जानते हैं, कि अगर ये आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर फील्ड क्या होगी, फील्ड क्या हो जाएगी, या एरिया कह लीजिए, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया के चेंज से क्या आएगा। तो ये हम लूप की वजह से समझते थे इससे पहले, लेकिन अब किसकी कहानी है ये, अगर कोई चीज, कोई रॉड मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। और बैटरी से कोई भी चीज जोड़ करके अगर क्लोज सर्किट कर दोगे तो उससे क्या बनने लगेगा, बहने लगेगा, करंट बहने। तो कहने का सेंस ये है, लूप का कॉन्सेप्ट हटा करके इन्होंने किसके कॉन्सेप्ट में बदल दिया, कोई रॉड अगर चलती है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। समझ आ रहा। तो अब लूप का कॉन्सेप्ट हटाएंगे, अब रॉड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसको फील करते हैं। तो 5 मिनट में थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, 10 मिनट बस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब वो वाला कॉन्सेप्ट याद होगा जो हम मैग्नेटिज्म में फोर्स वाला पढ़े। इसकी वेलोसिटी ऐसे है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और फील्ड किधर है, अंदर है ना। अब आप देखिएगा, इसके पास, रॉड के पास अगर मेटल है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। 1 मिनट सुनना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये रॉड चलेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज भी चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर फोर्स लगता है। समझ आ रही ना बात। और फोर्स, ध्यान से सुनना, अगर ये मैग्नेटिक चार्ज इधर की तरफ चलेगा तो किधर फोर्स लगेगा। मैंने आपको बताया था चार्ज की तरफ क्या करना, जिधर चल रहा है वेलोसिटी की तरफ अंगूठा, और फील्ड की तरफ पंजा, और फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ इस चार्ज पे क्या लग रहा है बताइए, और कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जब इस पे लगेगा तो ये चार्ज यहां नहीं इकट्ठा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा और नेगेटिव चार्ज
जस्ट अपोजिट आएगा। तो जब इधर पॉजिटिव आएगा तो आपको दिखने नहीं लगा कि ये बैटरी बन रहा है, समझ आ रही ना बात? तो ये बैटरी बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या होगा, थोड़ा सा एक चीज और समझना, जब इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू होंगे, इधर निगेटिव चार्ज, अभी और चार्ज हैं जो इधर की तरफ ऐसे चल रहे हैं, रॉड को चला रहे हैं, तो रॉड को चलाएंगे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रखा है कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो एक फील्ड लगने लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उसी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाए किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तब चार्जेस का चलना ऊपर जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाए। जब तक डिसबैलेंस रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, तो चार्जेस चल चल के इकट्ठा होते रहेंगे। एक टाइम आएगा जब चार्जेस का चलना क्या हो जाए। अच्छा ये बताओ, लगातार चार्ज किधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मैग्नेटिक फोर्स किधर ले जा रहा था, ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, और चार्जेस का चलना क्या हो जाएगा, बंद, और ये क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बैटरी बन। अब देखिएगा, एफ मैग्नेटिक बराबर होता है किसके, एफ किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के। अगर दोनों का फार्मूला पता हो, क्यू वी क्रॉस बी बराबर होता है किसके, क्यू, और ये क्या होता है, ई होता है, क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कैसे हम बदल लेंगे। इसमें से कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जिसको ये नहीं पता है ईएमएफ इज इक्वल टू या पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी आर। ये इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, ई डॉट डी आर। ई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वी क्रॉस बी, और यहां पे बीच में क्या है, डॉट, और डी आर मतलब क्या है, छोटी सी लेंथ, और इसकी पूरी लेंथ मान लेते हैं कितना है, एल ना। ये फार्मूला हो गया किसका, ईएमएफ का, मोशनल ईएमएफ का। समझ आ रही ना बात? एक क्वेश्चन इस पे भी मैं कराऊंगा वेक्टर फॉर्म में, इसीलिए मैंने इस फार्मूले को पढ़ाया है। समझ पा रहे हो ना, क्लियर रहेगा ना? तो ये कितने के बराबर होता है, ईएमएफ कितने के बराबर होता है, ई डॉट डी आर के। ई तो हम पहले ही निकाल चुके थे, कितने के बराबर होता है, वी क्रॉस बी के। अच्छा एक बात बताओ, इस केस में ध्यान से सुनना मेरी बात को, वी किधर है, इधर, और बी किधर है, अंदर, तो वी क्रॉस बी किधर आएगा, ऊपर आएगा ना, तो यही लेंथ है ना। अच्छा लेंथ की डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं रिजल्ट? अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डॉट। तो देखिए डॉट लगा हुआ है, नहीं समझ आया? v क्रॉस b का आंसर किधर होगा, v क्रॉस b का है v ऐसे और b अंदर, किधर आ रही फिंगर, और इसी डायरेक्शन में तो l है रॉड की लेंथ, तो रॉड की लेंथ और v क्रॉस b दोनों किसमें है, एक डायरेक्शन, तो v क्रॉस b का आंसर और l दोनों एक लाइन में, तो इसको क्या बोलते हैं, डॉट ही तो बोलते हैं। समझ आ रही ना बात? इसको लिखिए। फिर एक बात और इंपॉर्टेंट बताते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में, परेशान मत होना। ये खाली फार्मूला याद रह जाए आपको, इसलिए मैंने ये कराया, ठीक है? ओए हो गया। अब कुछ चीजें आप देखिएगा, एक मिनट रुको। इस केस में आप ध्यान से देखिए, तीन चीजें हैं, एक B है और एक V है और एक क्या है, L है। इसमें आप देखिए तीनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, है? तीनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? ये क्या हो गया V, और ये क्या हो गया B ना, B किधर है, अंदर, और ये क्या हो गई L। ये तीनों क्या है, और अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो ये जो ईएमएफ का फार्मूला है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, BVL ना, क्या हो जाएगा, BVL। और इस फार्मूले में एक चीज याद रखना है, वेलोसिटी कैसी होगी, परपेंडिकुलर, और लेंथ कैसा होगा, इफेक्टिव। लेंथ कैसी होगी, इफेक्टिव। अभी इसकी मीनिंग मैं समझा रहा हूं, एक मिनट, परेशान मत होना, बहुत ही सिंपल है, अभी सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। ध्यान से देखना, ये कौन सी चीज है, वेलोसिटी, और ये अंदर कौन है,
मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है, लेंथ। अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो सीधा ईएमएफ किसके बराबर होगा, बीवीएल। ये परपेंडिकुलर, ये जनरल फार्मूले के लिए लिख दिया हूं। अगर वेलोसिटी थोड़ा बहुत तिरछी होती है, एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी थोड़ा बहुत तिरछी होती है ना, क्या होती है, तिरछी होती है, तो इसका वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। और अगर इन तीनों में से, बीवीएल में से कोई भी तीनों में से एक लाइन में हो गया, किसमें हो गया, तीन में से कोई भी दो अगर किसमें हो जाते हैं, चाहे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, चाहे वेलोसिटी और लेंथ हो जाए, कोई भी एक लाइन में हो गया तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। शर्त क्या है, तीनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर, तभी ईएमएफ आएगा। और परपेंडिकुलर नहीं है तो कोई एक थोड़ा सा क्या बना है, एंगल। अगर एंगल बना है, जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, मैं आपको समझा देता हूं एक क्वेश्चन। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक चीज आप समझिएगा, पहले एक ये वाला आंसर दीजिए, फिर ये दूसरा वाला कराता हूं। ये वाला आंसर दीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी रॉड है, ये आपकी रॉड है ना, ये आपकी रॉड है ना, और ये वेलोसिटी है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, और रॉड की। अब ये बताओ इसमें ईएमएफ क्या होगा, जीरो। इसके पीछे रीजन क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी और लेंथ दोनों किसमें है, एक लाइन में। अगर दोनों एक लाइन में है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आ रही ना बस। और अगर यही रॉड देखिए ऐसे होती मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रॉड रखी हुई है और ये वेलोसिटी है v और ये एंगल क्या है, थीटा। तो इस बार देखिएगा, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा v cos थीटा और एक क्या होगा v sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो v sin थीटा है वो l से क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, जिसका कंपोनेंट कर देते हो उसका काम खत्म। अब बचा कौन सा है, एक ये एक ये। अच्छा, ये वाला लेंथ के क्या है, पैरेलल, तो ये ईएमएफ नहीं बना सकता, कौन बनाएगा, v sin थीटा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, b v परपेंडिकुलर और l इफेक्टिव होता है। तो यहां पे देखिए b v परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, v l sin थीटा। बस आंसर हो गया, समझ गए ना। तो दो बातें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, बीवीएल में से अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा, बीवीएल, क्या हो जाएगा, बीवीएल। और अगर तीनों में से अगर कोई भी दो क्या है, पैरेलल, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर तीनों में से कोई थोड़ा सा एंगल पे है तो उसका क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर। और कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे, परपेंडिकुलर वाला। क्लियर रहेगा, यही तीन बातें होती है, ठीक। हो गया। आपको पिछले पेज से कुछ लिखना था क्या, अच्छा इसमें ईएमएफ क्या होगा, है जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किस में है, एक डर, ठीक है। तीनों का परपेंडिकुलर होना शर्त है।
हो गया। चलिए, दो मीनिंग अब हमारी रह गई बची हुई, वो क्या है? एक एल इफेक्टिव का मतलब इसमें रह गया है, और एक अगर ये बैटरी बन जाता है तो इसका टर्मिनल किधर होगा? पॉजिटिव, और किधर होगा? नेगेटिव। इसी एग्जांपल को देख लीजिए, वेलोसिटी किधर है? ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो याद रखिएगा, अब बैटरी का टर्मिनल डिसाइड करने में दो लोग मदद करेंगे। ईएमएफ का फार्मूला वेक्टर के हिसाब से क्या होता है? V क्रॉस B डॉट L होता है वेक्टर के हिसाब से। तो V क्रॉस B मदद करेंगे। अब इसमें से कौन सा हाथ चूज किया जाए? पूरा कॉन्सेप्ट मैंने फिजिक्स का राइट हैंड पे पढ़ाया। पहले वेक्टर की तरफ क्या करोगे? अंगूठा, और दूसरा फील्ड की तरफ क्या करोगे? पंजे को। तो वेलोसिटी किधर है बताइए? ऊपर, और फील्ड किधर है? अंदर। पंजा किधर आएगा? हमारी तरफ। तो ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। समझ आ रही ना? बस इतनी बात याद रखना है। कैसे डिसाइड करोगे? जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ अंगूठा, और जिस तरफ फील्ड उधर पंजे को। जिस तरफ ये फिंगर मोड़ के आएगी उधर कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव, और दूसरी तरफ नेगेटिव। आ जाते हैं पिछले वाले डायग्राम में, आप बता दीजिए किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, बताइएगा। इसमें वेलोसिटी ऐसे और फील्ड अंदर, तो किधर? ऊपर। ऊपर बड़ा टर्मिनल, नीचे छोटा। और ईएमएफ आपको फार्मूला बवाल BVL है कि नहीं? याद रखिएगा बवाल करके, BVL या BV लंबी याद रखना। ठीक है। तो जैसे भी तो आप डिसाइड कर लोगे ना टर्मिनल। वेलोसिटी की तरफ अंगूठा किसका? दाहिने हाथ का, बाएं हाथ का नहीं। वेलोसिटी की तरफ अंगूठा दाहिने हाथ का, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पंजा दाहिने हाथ का। जिस तरफ फिंगर मोड़ेगी उधर क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, द करंट कैरिंग वायर एंड रॉड AB आर इन सेम प्लेन। चलिए ठीक है, द रॉड मूव्स पैरेलल टू द वायर with velocity V. Which one of the following statement is true about induced EMF of the rod? इसमें टर्मिनल की बात कर रहा है। देखो, सबसे पहले ये वायर क्या बनाएगा जिससे करंट बह रही है? मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? अंदर बनाएगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई ना। अच्छा ये बताओ, तीनों परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं कि नहीं? तीनों है ना परपेंडिकुलर। ये क्या हो गई? लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसमें कोई डाउट नहीं, बैटरी बन जाएगा। अगर बैटरी बनेगा तो किधर होगा पॉजिटिव टर्मिनल? किधर होगा? वेलोसिटी ऐसे, फील्ड अंदर, तो ऊपर की तरफ। तो ऊपर कौन सा होगा? बड़ा टर्मिनल, और नीचे कौन सा होगा? नेगेटिव। अब पढ़िए ऑप्शन, पोटेंशियल A विल बी हायर देन B। ये बात सही है। A एंड B विल बी एट सेम पोटेंशियल, गलत। और ये देयर विल बी नो इंड्यूस EMF, ये भी गलत। और एंड A विल बी एट लोअर पोटेंशियल, ये भी गलत। कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही। समझ आ रही ना बात? कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन करा है, ये वाला क्वेश्चन आप बताइए, दिख रहा है साफ? ये नॉर्थ पोल है, एक मिनट, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसके बीच में एक रॉड रखी हुई है। क्या रखी हुई है? तो थोड़ा सा ऐसे तिरछा मत मानिए, एक मिनट। ऐसे एक मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ, और इधर क्या रखा हुआ है? साउथ। और ये बीच में क्या रखी हुई है? रॉड रखी हुई है ना। अब ये रॉड रखी हुई है, एक चीज आप समझिएगा, इधर नॉर्थ है और इधर क्या है? साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर जाएगी? साउथ। तो ये सीधी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐसा रखा हुआ है रॉड। तो लेंथ कैसी है? परपेंडिकुलर। अब ये कह रहा है इसके पास चार ऑप्शन है, ये ऊपर जा सकता है,
ना, और ये किधर जा सकता है, इधर जा सकता है, और ये रॉड किधर जा सकता है, इधर जा सकता है, और ये रॉड ऐसे बाहर निकल सकता है। कह रहा है इन चार में से किस तरफ जाए जिससे ईएमएफ बन जाए रॉड में, रॉड कैसा बन जाए, बैटरी के जैसा, किधर जाना चाहिए। अरे ये पिक्चर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। फील्ड लाइन ऐसे है ना, फील्ड लाइन ऐसे है और ये रॉड ऐसे लगी हुई है, तो फील्ड और लेंथ कैसी है, परपेंडिकुलर। इसके पास अब चार ऑप्शन है जाने के, ध्यान से देखना, फील्ड ऐसे है, इसके पास चार ऑप्शन है, एक इधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है, एक ऊपर जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है। इन चार ऑप्शन में से किधर जाए जिससे क्या बन जाए, ईएमएफ बन जाए, किधर जाना चाहिए, ऊपर। अगर ऊपर जाएगा ना एम वाली लाइन में, रॉड किधर जाएगी, एम वाले में, तो ये क्या हो जाएगी, फील्ड, और ये क्या हो जाएगी, लेंथ, और ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो तीनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से, देखो दिख रहा है ना, फील्ड, फील्ड ऐसे ना, ये फील्ड हो जाएगी, ये फील्ड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, रॉड की लेंथ, और ये क्या हो जाएगा, तीनों कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो क्या बन जाएगा, ईएमएफ। और अगर इधर चला गया तब दो हो जाएंगे पैरेलल ना, अगर इधर चलाया तब भी दो पैरेलल, तब भी ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर इधर चला गया तब भी दो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो किधर जाना चाहिए, समझ आ रही ना, एम की तरफ। चलो, तो मैंने वो क्या कहते हैं टर्मिनल बता दिया। एक चीज और रह गई है उसमें, एल इफेक्टिव का मतलब क्या रह गया, एल इफेक्टिव का मतलब। तो देखिएगा एल इफेक्टिव का मतलब हम देख लेते हैं। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर रखा हुआ है एक ऐसे सर्कुलर लूप, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इधर है, ये v वेलोसिटी से इधर चल रहा है ना। अब आपको बताना है, ये वेलोसिटी हो गया, अब आपको बताना है ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। अब आपको क्या करना है ना, इसकी जगह पे क्या करना है, एक रॉड लेनी है इस तरह से, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसकी जगह पे रॉड लेनी है ना। अब इसको हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब देखिए वेलोसिटी, ये वाली रॉड रेड कलर वाली कंसीडर होगी, इसी को क्या बोलते हैं, एल इफेक्टिव बोलते हैं। समझ आया, पूरा नहीं लेना। तो हमारा ईएमएफ का फार्मूला क्या होता था, बी वी परपेंडिकुलर और एल इफेक्टिव होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी और वी कैसी है, परपेंडिकुलर है ही है, और एल इफेक्टिव कितना के बराबर होगा, ये आर, और ये कितना होगा, आर कितना हो जाएगा, 2r ना। अच्छा यही चीज अगर इसके लिए मैं पूछता, ऐसे चल रहा है तब कितना हो जाता है ईएमएफ, अगर ऐसे चलता, ऐसे चलता तो ये और इफेक्टिव लेंथ दोनों किस में है, एक लाइन में, तो ईएमएफ क्या हो जाता, जीरो। समझ आ रही ना बस। एक क्वेश्चन तभी आप छाप सकते हैं इसको, एक क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए, इसका क्वार्टर कर देते हैं, थोड़ा सा सोच समझ करके बताइएगा। इसमें मैं आपको परपेंडिकुलर भी यूज कर लूंगा, ठीक है, ये ऐसे मान लो, इतना है ना, ये इसका हो गया सेंटर, ठीक है, क्लियर रहेगा। अब इसका जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं इधर की तरफ है, v वेलोसिटी से चल रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से। अब आप मुझे बताइएगा इसमें ईएमएफ कितना होगा। ईएमएफ का जनरल फार्मूला क्या होता है, यहां पे सॉल्व कर देता हूं इसका सोल्यूशन। ईएमएफ का क्या होता है, बी इंड्यूस ईएमएफ का, बी वी परपेंडिकुलर एल इफेक्टिव। अब आप देखिएगा बी मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर है, बी के बराबर, मैंने कितना लिख लिया, बी लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, v परपेंडिकुलर चाहिए, और क्या चाहिए, l इफेक्टिव। तो l इफेक्टिव आपको साफ पिक्चर से दिख रही है, वो कितने के बराबर होगी, इतने के बराबर ना, ये होगी। अच्छा ये पाइथागोरस से निकाल सकते हो कि नहीं, ये r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा,
√2r। कोई दिक्कत? अच्छा, वेलोसिटी इसकी कैसी है? ऐसे है ना, तो वेलोसिटी उठा करके यहां पे चिपका करके देखो, यहां पर वेलोसिटी और लेंथ अभी परपेंडिकुलर पे नहीं है, अभी एंगल बना रहे हैं ना, तो मुझे परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। तो एक चीज आप मुझे बताइए, ये एंगल कितना होगा, थोड़ा सा बताइए, कितना होगा? 45 ना, ये R और R है तो ये कितना होगा? 45। अच्छा, ये क्या है? ये कितने के बराबर? L इफेक्टिव यही है ना, ये कितने के बराबर है? L के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? L। अच्छा, L कितने के बराबर है यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितना है? √2r है ना, तो ये लेंथ कितनी है? √2r। तो ये क्या हो जाएगा? √2r cos 45, और ये क्या हो जाएगा? √2r sin 45। अच्छा, ये बताओ, ये जो √2r cos 45 होगा, ये वाला, ये इतनी लेंथ, ये कितने के बराबर होगा? √2r cos 45 की वैल्यू कितना होती है? कितना होती है? 1/√2। √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, कितने के बराबर होगा? r। ये जो लेंथ है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो आपको कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर दो होगा ना, ये √2r cos 45, ये √2r sin 45। ये जो sin 45 है ये वेलोसिटी की लाइन में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन सा लेना है? ये वाला। और ये कितने के बराबर है? cos 45 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, कितने के बराबर हो जाएगा? r। तो बस हो, तो आपको खाली दिखाना पड़ा ना, वैसे अगर समझदारी थी, ये इन्हीं से तो आया था, तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ये कितने के बराबर होगा? r के बराबर। ये r जो है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है ना। अरे, वेलोसिटी से मुझे लेंथ जो लेनी होती है वो कैसी लेनी होती है? परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी से यही तो लेंथ परपेंडिकुलर है, ये कितने के बराबर है? r के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? bvr। बस समझ आ रही ना भाई? हो गया, लिख चुके हैं? ये वाला बताइएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये 60 है और ये 60 है ना। ईएमएफ बताइए कितना होगा? एक मिनट सुनो, इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ L है, ठीक है, तो कितना होगा बताइए? ये वाली लेंथ लेंगे ना, तो आपको दिख रहा है इक्विलेटरल बन जाएगा, नहीं इक्विलेटरल। ये कितना होगा? L cos 60, और ये कितना हो जाएगा? L sin 30। तो ये वाला कंपोनेंट इतना कितने के बराबर? L sin 30 ना, सॉरी, हाँ, L cos 60 और L sin 60। तो ये कितने के बराबर? L sin 60, और ये कितने के बराबर होगा? L sin 60 ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2L sin 60। अच्छा, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ऐसे थी, इसकी वेलोसिटी मैं देना भूल गया था, इसकी वेलोसिटी ऐसे, तो वेलोसिटी ऐसे, फील्ड अंदर, और लेंथ ऐसे, तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लेंथ मिल चुकी है, तो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? बी वी, और एल कितना होगा? 2L sin 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, √3 BVL आ जाएगा। कर ले जाओगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन और इसका करा देता हूं मैं। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा, ये तो मैं क्लोज लूप के लिए दिखा रहा हूं आपको, लेकिन जो है हाँ, इसका ईएमएफ बताइएगा, इसका ईएमएफ क्या होगा? बोलिए। एल इफेक्टिव चाहिए होता है ना, ईएमएफ क्या होता है?
बी वी परपेंडिकुलर एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव, इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो रहा है, तो एल इफेक्टिव बचेगा नहीं बचेगा, तो एल इफेक्टिव क्या होगा, जीरो, इसलिए ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर फील्ड कैसी है, यहां पे एक बात लिखिएगा, अगर फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है और उसमें कोई क्लोज लूप है, कौन है, क्लोज लूप, और वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्लोज लूप ईएमएफ नहीं बना सकता, ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में बना सकता है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है और वो कैसा है, क्लोज लूप, और वो चल रहा है, तो उसकी वजह से ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा, उसकी वजह से ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। अब इसी बेसिस पे आप एक क्वेश्चन गलत कर दोगे, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझना। एक मान लेते हैं फील्ड ऐसे है, एक मिनट, तुरंत छापने मत लगा करिए, थोड़ा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, किसी मकसद से पढ़ा रहा हूं मैं। यहां पे ये फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे दो तरह के लूप हैं, एक ऐसे है रिंग टाइप, और एक ऐसे है स्क्वायर टाइप ना, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, इसमें ईएमएफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, इसमें ईएमएफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। सबसे पहले धीरे धीरे ये अंदर जाएगा, धीरे धीरे जब ये अंदर जाएगा तो एल इफेक्टिव पे नजर रखिए, एक मिनट सुनना, एल इफेक्टिव पहले इतना है अंदर फील्ड के ना, थोड़ा सा और अंदर जाएगा तो ये एल इफेक्टिव इतना आ जाएगा ना, थोड़ा और अंदर जाएगा तो एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव लगातार क्या हो रहा है, चेंज। और ईएमएफ क्या होता है, बी, ईएमएफ क्या होता है, बी वी एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव लगातार क्या हो रहा है, चेंज, तो ईएमएफ कैसा होगा, वेरिएबल, ईएमएफ कैसा होगा, वेरिएबल। अच्छा, इस वाले में फर्क क्या है, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले, ये पूरी तरह से फील्ड के अंदर था, अगर पूरी तरह से फील्ड के अंदर है और वो वी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका ईएमएफ क्या होगा, जीरो, क्योंकि वहां पे एल इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर अभी फील्ड के बाहर है और धीरे धीरे अंदर जा रहा है, तो जब तक फील्ड के अंदर पूरा नहीं आ जाता तब तक ईएमएफ कैसा होगा, वेरिएबल। अच्छा, फिर यहां तक जब सेंटर पे मैक्सिमम हो जाएगी एल इफेक्टिव, इतना हिस्सा अंदर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एल इफेक्टिव घटना शुरू होगा। अच्छा, इसमें बताइए, इसमें ये वाला किस, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ किसकी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के, ये दोनों ईएमएफ नहीं बने, ये अकेला रॉड है जो चल रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ईएमएफ, लेकिन ईएमएफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। समझ आया, क्लियर रहेगा ना, इसको कर लीजिए आप, ठीक, अभी रुको, एक इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक मिनट, ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्लाइड इन x ग्रेटर देन 0। चलिए यहां से एंट्री होती है किसकी, सर्कुलर लूप, ए मेटेलिक सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, मेटेलिक सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस कितना है, 1 मीटर। तो चलिए रेडियस 1 मीटर इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड along the x एक्सिस, ये वाली x एक्सिस है, x एक्सिस के along मूव कर रहा है, कह रहा है at time t is equal to 0 the center O of the ring is at x is equal to -1 मीटर। मतलब ये जो रिंग का सेंटर है ना, रिंग का सेंटर वाला से थोड़ा सा पहले ये सेंटर यहां पे कह रहा है इतना अंदर है, उस टाइम सेंटर 1 मीटर किधर है, पीछे, ये -1 का मतलब क्या है, यहां पे x इज इक्वल टू क्या है, एक्सिस का 0 ना, तो इधर क्या होगा x माइनस में, तो इस कह रहा है इसका जो सेंटर है ना वो कितनी दूरी पे है, -1 मीटर पे, सेंटर कितने पे, -1 मीटर पे। अब कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द रिंग एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसकी स्पीड पे जाइए, 1 सेकेंड में कितना चलता है, कितना चलता है, इसका मतलब ये हुआ
कि 1 सेकंड के बाद इसका सेंटर कहां पे होगा, इसका सेंटर कहां पे होगा, इसका सेंटर यहां पे होगा ना, मतलब इस तरह से हो जाएगा, ये फील्ड लाइन होगी, ये कौन होगी, फील्ड लाइन, और इसका ये जो सेंटर होगा वो कहां पे हो जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। नहीं समझ आया? कितने सेकंड के कह रहा है, इंड्यूस ईएमएफ बताइए कब। अच्छा रिंग कहां थी, 1 मीटर कहां थी, दूर थी, तो 1 सेकंड बाद इसका क्या होगा, यहां पे सेंटर होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, बी वी एल। अच्छा एल की जगह एल क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा, ये कितने के बराबर है यार, अरे कितना अंदर है ये, इसकी जगह पे एक लेंथ लोगे ना, ये कितने के बराबर है, 2r। तो यहां पे b की वैल्यू कितना दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 1 टेस्ला, और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर रेडियस भी है। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस अगर 1 मीटर है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। बस सही हो गया, समझ आ रही ना बात? क्या हुआ, समझ आया कि नहीं? पहले लूप क्या था, 1 मीटर, इसका सेंटर जो था 1 मीटर पहले था, और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में ये कितना चलता है, 1 मीटर। तो कह रहा है जब टाइम 1 सेकंड हो जाए, जब टाइम 1 सेकंड हो जाए, तो टाइम 1 सेकंड हो जाएगा तो इसका सेंटर कहां पे होगा, ये फील्ड वाली लाइन पे होगा। तो उस वक्त इफेक्टिव लेंथ कितने के बराबर होगी, 2r, और आपसे ईएमएफ पूछा था। बढ़िया क्वेश्चन था ये। हो गया, आखिरी बात देखिएगा ध्यान से, ठीक, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है। इस क्वेश्चन को, इसको दो तरीके से मैं करूंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से ये है एक पाइप, ये है दूसरा पाइप ना, इसकी ये वाली लेंथ L है, और ये वाली साइड जो है वो X है ना, X है। अब आपसे पूछा है कि आप ईएमएफ बताइए, क्या बताइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ v है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ v है। ये क्वेश्चन है, समझ आ रही ना बात? ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो आपसे कह रहा है आप ये बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। समझ आ रहे? तो दो तरीके से मैं करके बताता हूं, आपको यहां पे दिख जाएगा। पहले मैं आपको फेराडे से करके दिखा देता हूं, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम कर लेंगे किससे, हॉल से, ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या था मकसद और मतलब क्या है डिफरेंस। देखना ध्यान से। सबसे पहली चीज हमें पता है ईएमएफ आता है लूप के किसके चेन से, फ्लक्स के चेन से। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ये फेराडे का लॉ है, डी फाई बाई डी टी ना। अब देखिए फ्लक्स कितने के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बी ए कॉस थीटा। सबसे पहले एंगल को निपटा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और लूप कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये तो 1 हो गया, इसको हटा दिए। अब बचा क्या, b कैसा है, कांस्टेंट, बाहर लीजिए, क्या चीज चेंज हो रहा है, एरिया। तो b बाहर है, एरिया की जगह पे आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी। एरिया में दो चीजें हैं, लेंथ इंटू वेट। क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू, मैंने थोड़ा सा उल्टा ले लिया, इसको L करिए नहीं तो गड़बड़ हो जाए, इसको L करिए और इसको क्या करिए, X करिए। अच्छा ये बताओ एरिया क्या होगा, लेंथ
इंटू वेट, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एक्स। तो एल तो कांस्टेंट, अच्छा एल चेंज हो रहा है इस एरिया में, क्या चीज के चेंज होने से चेंज हो रहा है, एक्स के, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी एल डी एक्स बाई डी टी, और यहां पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ। यहां तक क्लियर है। अब आप देखिए, अच्छा dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो dx बाई डी टी अगर वेलोसिटी होता है तो एक चीज आप सोचिए, ये एरिया के चेंज से फ्लक्स आया ना, किसके चेंज से, एरिया के चेंज से फ्लक्स आया, तो एरिया का चेंज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। अच्छा ये दोनों वेलोसिटी किस तरफ है, एक तरफ है, तो एक तरफ जब वेलोसिटी होती है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दोनों क्या हो जाएगी, ऐड होकर के क्या हो जाएगी 2v, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 2v, तो bl इंटू क्या हो जाएगा 2v। ये जो है ये कौन सी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी। एरिया किससे चेंज हो रहा है, एक v इससे और एक v इससे, दोनों से चेंज हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा डबल। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा 2v। अब देखिए हॉल से, किससे देखिए, हॉल से, हॉल से अगर देखोगे ध्यान से सुनना, अच्छा ये वाली वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी और ये इसकी लेंथ, ये दोनों किस में है बताइए, ये वाला पार्ट यार, वेलोसिटी और लेंथ क्या है, ये बनाएगा ईएमएफ नहीं, ये खत्म, और ये बनाएगा ईएमएफ नहीं। अब बचा क्या, ये बचा। अच्छा ये बताओ इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ ना, टर्मिनल देखिएगा बैटरी का, वेलोसिटी इधर की तरफ और फील्ड किधर अंदर, तो ऊपर कैसा होगा पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, एक टर्मिनल, और बाकी ये क्या रह गया वायर। अब इधर बताइए किधर होगा, वेलोसिटी किधर इधर, और किधर है फील्ड अंदर, तो टर्मिनल किधर होगा नीचे, तो टर्मिनल किधर होगा, पॉजिटिव वाला किधर होगा नीचे होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये ईएमएफ कितने के बराबर होगा, आपको पता है एक रॉड के लिए कितने के बराबर होता है, BVL, और ये कितने के बराबर होगा BVL ना। अच्छा ये बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फेंक रहे हैं या एक डायरेक्शन में, सेम ना, तो जब सेम डायरेक्शन में फेंकते हैं तो ईएमएफ क्या हो जाता है ऐड, तो ई नेट कितना आ जाएगा 2BVL। देखिए वही आंसर आ रहा है कि नहीं, समझ आ रही ना बात। तो ये जो बातें किसने लूप के ऊपर थी वो हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, रॉड के ऊपर, समझ आ रही ना बात। अब इससे आगे देखेंगे कल, ठीक है, थैंक यू।